Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the exercise question and answer of this chapter life process, chapter number 7 of CG Board Science. और हमने बाकी जो टॉपिक वाइज सारा कर लिया इस चैप्टर का। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, तो मैंने रेलिवेंट नहीं समझा उसे कराना, तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ वीन डिफरेंट फ्रॉम एन आर्टरी। जो वीन है वो आर्टरी से कैसे अलग है। तो इसका आंसर है कि आर्टरी विन से कैसे अलग है। तो आर्टरी का देखते हैं, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये कैरी करता है आर्टरी, कहाँ से, हार्ट से, और पूरे बॉडी में हाई प्रेशर में फैलाता है। समझ में आया, ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरी क्या है, जिसे हम नस कहते हैं, राइट, हिंदी में। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पकड़ता है और पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल एंड नो वॉल्व। इसमें ना कोई वॉल्व है और इस इलास्टिक वॉल से बना हुआ है, और ये बहुत थिक होता है। ठीक है, मतलब इसके जो वॉल है वो इलास्टिक है, और जो वॉल्व क्या काम करता है, बैक फ्लो ना हो, है ना, उसके लिए काम करता है। तो इसमें कोई वॉल्व नहीं है और ये थिक होता है, मोटा होता है। उसके बाद है विन। तो विंस का काम क्या है, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को क्या करता है, वो हार्ट कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड टुवर्ड द हार्ट अंडर लो प्रेशर। मतलब पूरे बॉडी से ऑक्सीजन आर्टरी लेके गया है ना, तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ब्लड में, तो उस ब्लड को लाने का काम कौन करता है, ये विन करता है। ठीक है, जो विन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लाता है, ताकि हार्ट उसे कहाँ भेजे, लंग्स में भेजे। इसमें थिन, इसका जो वॉल होता है बहुत पतला होता है, और इसमें वॉल्व होता है ताकि बैक फ्लो ना हो। तो हमने क्या सीखा, आर्टरी जो होता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा थिक होता है। इसमें इसका जो वॉल होता है इलास्टिक होता है, इसमें वॉल्व नहीं होता है, इसमें वॉल्व होता है ताकि बैक फ्लो ना हो। इसका जो दीवार है, मतलब वॉल जो है वो थिन होता है, और इसमें वॉल्व होता है। ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, ये और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है आर्टरी और क्या वेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है बिना ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के साथ, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। सीधा सा इसमें पूछा गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन के साथ और बिना ऑक्सीजन के अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले एरोबिक देखते हैं। एरोबिक को ही क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, अगर ऑक्सीजन है तो। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल में होता है, राइट। तो रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। हमारे बॉडी में यही प्रोसेस होता है, ऐसे इसी से ही एनर्जी बनता है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। किसके फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। तो 36 to 38 एटीपी बनता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के बिना जो है वो रेस्पिरेशन होगा। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ना। कहाँ पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। रिलीजिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, लगभग 2 ATP, और अलॉन्ग विथ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इसी के साथ एनर्जी भी बनेगा, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल भी बनेगा। अलग अलग प्रोसेस में, जैसे कि फर्मेंटेशन हम लोग पढ़े थे बुक में कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें भी बिना ऑक्सीजन के होता है और इथेनॉल बनता है। इथेनॉल मतलब, फिर ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को शराब बनाना है ना, कोई इंडस्ट्री को, तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एरोबिक और एनारोबिक में। एनारोबिक में कम एनर्जी बनता है और एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी बनता है। तो बहुत इजी था, है ना, आपको समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और इसको क्लैरिफाई कीजिए। ऐसे लिखा हुआ है कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का देखते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर मतलब कौन, जो प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट। ऑब्वियसली एक ही मात्र प्रोड्यूसर है, वो कौन है, प्लांट। हम सब क्या है, कंज्यूमर, जो प्लांट को खाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो सोलर एनर्जी का उपयोग करता है। सोलर एनर्जी कहाँ से आता है, सनलाइट से, है ना। वो उस एनर्जी का उपयोग करके क्या बनाता है, वो फूड बनाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। ये रिएक्शन, एक और रिएक्शन है बुक में, या फिर मैं जब ये पढ़ा रही थी तब मैं एक रिएक्शन लिख के दी थी, तो उसे याद करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, है ना, वाटर साथ मिलके क्या बनाया था, एनर्जी बनाया था, है ना, ऑक्सीजन एनर्जी, ये सब बनाया था। तो वो रिएक्शन आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे नहीं ऐड की हूँ, आपकी जिम्मेदारी है उसे ऐड करने की, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो फूड बनाता है। उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखेंगे कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर का क्या हो, कंज्यूमर कौन सा एनर्जी यूज़ करता है, ये सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। दे गेट केमिकल एनर्जी इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल्स, ठीक है। जो कंज्यूमर है उनको केमिकल एनर्जी मिलता है कहाँ से, प्लांट और अदर एनिमल्स को खा के, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चाहिए। कार्बोहाइड्रेट राइस से मिलता है, वो भी कहाँ से, प्लांट से आ रहा है। प्रोटीन खाना है ना, वो भी प्लांट से आ रहा है या फिर कोई एनिमल से, ठीक है। तो दूसरे पे निर्भर रहते हैं ना, और उनको केमिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो कंज्यूमर का ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में क्या रिलेशनशिप है फूड के बेसिस में। तो इसका आंसर होगा इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या होगा इसका रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं एनिमल के लिए, मतलब कंज्यूमर के लिए। इन रिटर्न एनिमल ब्रीथ, इन रिटर्न में एनिमल क्या सांस छोड़ते हैं, है ना। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करता है, प्लांट करता है। कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस से। तो ये इंटरडिपेंडेंस का ही प्रोसेस है ना। तो इसके थ्रू और हेल्प प्लांट विद पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पोजल। तो जो एनिमल है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट को। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये मैं जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। बस अभी याद रखिए कि पॉलिनेशन में भी एनिमल्स हेल्प करते हैं, सीड डिस्पोजल में भी एनिमल हेल्प करते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस का प्रोसेस है, मतलब कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाई इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स रिमूवल नेसेसरी फॉर प्लांट। अब देखो क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लांट की जगह एनिमल होना था, अगर सही होते, यूरिन लिखा है तो यहाँ एनिमल होना था। अगर यहाँ पे प्लांट है तो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट होना था, ना कि यूरिन। प्लांट थोड़ी यूरिन रिलीज करता है, तो मतलब आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग सही कीजिएगा इसको। तो मैं यहाँ पे यूरिन की जगह में मेटाबॉलिक वेस्ट लिख दी हूँ, ठीक है। तो वाई इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इट्स रिमूवल नेसेसरी फॉर प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों ज़रूरी है और उसको बॉडी से बाहर करना क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए, वो देखेंगे। इट इज़ अ नेसेसरी, ये नेसेसरी है क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन, गम्स, देख रहे हो रेजिन, गम्स, लेटेक्स, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट में इकट्ठा हो जाते हैं ना। कैन बिकम टॉक्सिक, और टॉक्सिक हो सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं प्लांट टिश्यू को, इसीलिए इसे बॉडी से बाहर करना ज़रूरी है। ड्रॉपिंग ओल्ड लीव्स को गिराना, है ना, और जो एक्सक्रीट करना जो भी वेस्ट मटेरियल को सॉइल में, तो इससे प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो प्लांट के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो हेल्दी रहने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस करें, है ना, लीव्स को ड्रॉप करके या गम्स, रेजिन्स को रिलीज़ करके। तो आपको 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज़ द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कौन सा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स,
है ना। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल, किधर, रूट्स के ऊपर, है ना, लीव्स में, स्टेम में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मतलब सुक्रोज, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है फूड, हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, तो वो पूरे बॉडी में फैलाता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, हर जगह फैलाएगा, स्टेम में, रूट्स में, ठीक है, फूड को, क्योंकि फूड की ज़रूरत तो सभी को है, सारे सेल को है, एनर्जी बनाएगा तभी तो बढ़ेगा। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl सिक्रेटेड इन स्टमक। स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है वो जर्म्स को किल करता है, इट डिस्ट्रॉयड हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टमक विथ फूड। फूड से जो भी हम बैक्टीरिया खाए रहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, तो वो स्टमक में जाता है। अगर वहाँ पे HCl है तो वो HCl किल कर, अगर क्या वहाँ पे HCl होते ही है ना, तो HCl क्या करेगा, उसको किल करेगा। तो फर्स्ट HCl का काम यही होता है। और दूसरा है एक्टिवेट एंजाइम, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है पेट में, ताकि वो जो इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिनोजिन रहता है वहाँ पे, तो वो इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, है ना, तो वो एक्टिव हो जाए करके पेप्सिन बन जाए, है ना, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, इसके लिए ये एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब HCl का काम यही है। HCl का काम क्या है, वो एसिडिक मीडियम मेंटेन करता है स्टमक में, ताकि जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव हो सके और प्रोटीन को पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट कर सके या डाइजेस्ट कर सके, है ना। तो HCl का 2 काम है, पहला जर्म्स को किल करना, दूसरा एंजाइम को एक्टिवेट करना। कौन सा एंजाइम को, पेप्सिनोजेन को। समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम आगे और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आंसर आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल भी नहीं था, बल्कि बुक अंदर से आप अच्छे से पढ़िए, है ना, जो जो मैंने पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से डील कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, या फिर मुझे बताइए, मैं उसे और अच्छे से क्लियर करके वीडियो बनाऊंगी। तो ना आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।